EFM पेपर फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स। हम इसमें पढ़ रहे हैं इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, उदासीनता वक्र दृष्टिकोण। इसका एक वीडियो पहले हम पढ़ चुके थे, आज हम दूसरा वीडियो तैयार कर रहे हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे कुल व्यय अथवा बजट रेखा, टोटल आउटले और बजट लाइन। उदासीनता वक्र विश्लेषण में बजट रेखा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है और इसको हम अलग अलग कई नामों से पुकारते हैं, जैसे प्राइस लाइन, एक्सपेंडिचर लाइन, कंजम्पशन पॉसिबिलिटी लाइन, प्राइस इनकम लाइन। उपभोक्ता के संतुलन के लिए किसी भी व्यक्ति को बजट रेखा की जानकारी होना बहुत ही जरूरी होता है। हमने पिछले जो वीडियो बनाया था उसमें हमने पढ़ा था कि एक उपभोक्ता जो उदासीनता मानचित्र में दाएं ओर का उदासीनता वक्र अपने से बाईं ओर के उदासीनता वक्र की तुलना में अधिक संतुष्टि को व्यक्त करता है। अतः उपभोक्ता अपने संतुष्टि के स्तर को अधिकतम करने के लिए अधिकतम संभव उच्च उदासीनता वक्र पर पहुंचने का प्रयत्न करता है, लेकिन क्या वो हमेशा अपने प्रत्येक दाईं ओर के उदासीनता वक्र पर पहुंच सकता है? वो नहीं पहुंच सकता। क्यों नहीं पहुंच सकता? क्योंकि इसमें दो फैक्टर काम करते हैं। पहला फैक्टर काम करता है कि उसे वस्तु खरीदने के लिए मूल्य देना पड़ता है, और दूसरा फैक्टर होता है कि उसके पास वस्तुएं खरीदने के लिए जो उसकी इनकम है वो लिमिटेड होती है। इसलिए वह कितनी मात्रा में वस्तुएं खरीदेगा तथा अपने उदासीनता मानचित्र में किस वक्र पर पहुंचेगा, यह वस्तुओं के मूल्यों और साथ ही इसकी मौद्रिक आय पर निर्भर करता है। और वस्तुओं के मूल्य और उपभोक्ता की आय को व्यक्त करने वाली जो रेखा है, इसी को हम बजट रेखा या मूल्य रेखा कहते हैं। तो इस प्रकार से बजट रेखा या दो वस्तुओं के उन विभिन्न सभी संयोगों को व्यक्त करती है जिनको उपभोक्ता दिए हुए मूल्य और दी हुई समान मौद्रिक आय से क्रय कर सकता है। इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से बता सकते हैं। यहाँ डायग्राम दिया हुआ है। ओ एक्स एक्सिस जहाँ पर एक्स कमोडिटी है, ओ वाई एक्सिस जहाँ पर वाई कमोडिटी दी गई है। यहाँ पर हम मान रहे हैं कि एक उपभोक्ता के पास एक्स तथा वाई वस्तु पर खर्च करने के लिए उसके पास कितने हैं? 40 रुपए हैं। और बाजार में एक्स वस्तु की प्राइस है 8 रुपए प्रति इकाई और वाई वस्तु की प्राइस है 4 रुपए प्रति इकाई। यदि उपभोक्ता, इसमें दो संभावनाएं हो सकती हैं। या तो उपभोक्ता अपनी समस्त आय एक्स वस्तु पर खर्च करे तो एक्स वस्तु पर कितनी इकाइयां खरीद सकेगा? वो 5। और ये दूसरी संभावना हो सकती है कि वो उपभोक्ता अपनी समस्त आय वाई वस्तु पर खर्च करे तो वो खरीद सकेगा वाई की 10 इकाइयां। तो यहाँ पर हम यदि इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर जो उपभोक्ता है वो एक्स की 5 कमोडिटी और वाई की 10 कमोडिटी को खरीदता है, और इन दोनों लाइनों को हम आपस में मिला दें तो ये जो लाइन है वो प्राइस लाइन या बजट लाइन बन जाती है। और इस प्रकार से जो एक उपभोक्ता है एक्स और वाई वस्तु के को खरीद कर अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करता है। नेक्स्ट, उपभोक्ता का संतुलन, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। जिस प्रकार से हमने उपयोगिता विश्लेषण में पढ़ा था कि किस प्रकार से एक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है, उसी प्रकार से उदासीनता वक्र विश्लेषण में भी उपभोक्ता के इस उद्देश्य को पूर्ति की जा सकती है। उदासीनता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत एक उपभोक्ता उस समय साम्य में होता है जब वह अपनी रुचियों को और वस्तुओं के मूल्यों के स्थिर रहने पर अपनी निश्चित आय को दो वस्तुओं को क्रय करने में इस प्रकार खर्च करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। तो यहाँ पर उपभोक्ता के साम्य को पढ़ने के लिए हमें इनकी कुछ मान्यताओं को पढ़ना भी जरूरी होगा, और इसकी जो मान्यताएं या अजम्पशंस जो दी गई हैं वो इस प्रकार से है। फर्स्ट अजम्पशन इसमें दिया गया है कि उपभोक्ता का एक दिया हुआ उदासीनता मानचित्र होता है जो उसकी दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों के बीच जो पसंदगी क्रम है उसको प्रदर्शित करता है। दूसरी इसकी मान्यता दी गई है कि उपभोक्ता के पास दो वस्तुओं पर व्यय करने के लिए निश्चित मौद्रिक आय होती है, और उन समस्त मौद्रिक आय को वह इन दो वस्तुओं पर, केवल ये दो वस्तुओं पर ही वो व्यय करता है। तीसरी इसमें मान्यता दी गई है कि दोनों वस्तुओं का मूल्य दिया हुआ होता है और वो भी फिक्स होता है। चौथी मान्यता दी गई है कि जितनी भी इकाइयां हैं वो सभी समरूप और विभाज्य होती हैं। पांचवी इसकी मान्यता है विश्लेषण की अवधि में उपभोक्ताओं की रुचि और आदत में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है।
मान्यता जो है इसकी लास्ट, कि उपभोक्ता विवेकशील होता है और इसलिए वो अपनी आय को उन दो वस्तुओं पर बहुत ही सोच समझकर खर्च करता है जिससे कि इसको अधिकतम संतुष्टि मिल सके। तो ये थी इसकी मान्यताएं, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पढ़ने के लिए इसकी मान्यताएं हमने पढ़ी। अब आएगा इसमें कि संतुलन की शर्तें, कि कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कि यदि हम उपरोक्त जितनी भी मान्यताएं हैं उनके साथ साथ एक उपभोक्ता उस समय साम्य में होगा जब वो तीनों शर्तें भी पूरी करता हो। वो शर्तें कौन कौन सी हैं? वो फर्स्ट शर्त है कि संतुलन बिंदु पर बजट रेखा उदासीनता वक्र को स्पर्श करनी चाहिए। इसको भी हम एक डायग्राम से देखेंगे अभी हम। दूसरी इसकी शर्त है कि संतुलन बिंदु पर बजट रेखा तथा उदासीनता रेखा का ढाल है वो एक समान होना चाहिए। और तीसरी जो शर्त है वो है कि संतुलन बिंदु पर जो उदासीनता वक्र है वो मूल बिंदु के उन्नतोत्तर दर होना चाहिए। तो जब ये तीनों शर्तें पूरी होंगी तभी एक उपभोक्ता साम्य की स्थिति में होगा। और इसमें से हम पहली शर्त को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि फर्स्ट शर्त है इसमें कि संतुलन बिंदु पर बजट रेखा उदासीनता वक्र को स्पर्श करे। उदासीनता मानचित्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों में उपभोक्ता का पसंदगी क्रम प्रदर्शित करता है, और बजट या मूल्य रेखा वो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करती है जो उपभोक्ता अपनी दी हुई निश्चित आय से और दो वस्तुओं के दिए हुए निश्चित मूल्यों पर जिनको वो क्रय कर सकता है। अब उदासीनता मानचित्र तथा बजट रेखा को एक साथ रखने पर जहां उदासीनता वक्र बजट रेखा को स्पर्श करेगा वहीं पर उपभोक्ता संतुलन में होगा। इसे हम इस मानचित्र में देख सकते हैं। इस डायग्राम में बताया गया है कि उपभोक्ता के उदासीनता मानचित्र भी बताया गया है और बजट रेखा, दोनों को एक साथ इसमें दिखाया गया है। इस रेखा चित्र में यदि हम देखें तो ओ एक्स एक्सिस पर एक्स वस्तु की मात्रा है और ओ वाई एक्सिस पर वाई वस्तु की मात्रा दिखाई गई है। साथ ही इसमें मौद्रिक आय तथा वस्तुओं के दिए हुए मूल्यों पर उपभोक्ता एक्स तथा वाई वस्तु के भी वो सभी संयोग खरीद सकता है जो PL जो बजट रेखा है वहां पर स्थित है। अब क्या करेगा उपभोक्ता यहाँ पर कि उपभोक्ता अपनी दी हुई आय और दी हुई वस्तुओं के मूल्यों पर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए वो उच्चतम उदासीनता वक्र पर पहुंचना चाहेगा। वो IC1 से IC2, IC3, IC4, IC5 जो ऊंचा से ऊंचा उदासीनता वक्र है वहां पर पहुंचना चाहेगा, लेकिन वह उन उदासीनता वक्रों पर नहीं पहुंच सकता। क्यों नहीं पहुंच सकता? क्योंकि इसके दो कारण हैं कि उपभोक्ता बजट रेखा पर वस्तुओं के उन संयोगों को ही चुनेगा जो अधिकतम संभव उच्च उदासीनता वक्र पर है, और सबसे ऊंचे उदासीनता वक्र जिस पर उपभोक्ता पहुंच सकता है वह है जिसको बजट रेखा केवल स्पर्श करती है। तो हम इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि जो बजट रेखा है वो कौन से इंडिफरेंस कर्व को टच करती है? वो IC3 को टच करती है, जबकि IC4 वो एक ऊंचे उसके मानचित्र है, IC कर्व है, लेकिन चूंकि ऊंचे कर्व तक वो नहीं पहुंच सकता क्योंकि जहां पर प्राइस लाइन जिस उदासीनता वक्र पर स्पर्श करेगी वहीं उपभोक्ता को मैक्सिमम संतुष्टि की प्राप्ति होगी। तो इस वाले डायग्राम में जो बजट रेखा है वो RST और U सभी संयोगों की तुलना में नीचे के उदासीनता वक्रों पर स्थित है। अतः जो उपभोक्ता है केवल Q संयोग पर साम्य में होगा तथा अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करेगा। सेकंड इसमें कि सेकंड शर्त है कि संतुलन बिंदु पर बजट रेखा तथा उदासीनता वक्र का ढाल समान होना चाहिए। इसी के साथ साथ एक उपभोक्ता तभी संतुलन की स्थिति में होगा जबकि बजट रेखा का और उदासीनता वक्र दोनों का ढाल समान हो। यहाँ पर यदि हम देखें इस डायग्राम में जो हमने पिछला वाला डायग्राम था कि वहां पर दोनों का ढाल समान है और बजट रेखा का ढाल इज इक्वल टू एक्स वस्तु का मूल्य डिवाइडेड बाय वाई वस्तु का मूल्य। अतः यहाँ पर हमने देखा था कि क्यूब जो बिंदु था वहां पर उदासीनता वक्र का ढाल और बजट रेखा का ढाल दोनों समान है और इसी तरह से उपभोक्ता यहाँ पर साम्य की स्थिति में है। तीसरी जो शर्त है उपभोक्ता के संतुलन के लिए, तो वो लास्ट और तीसरी शर्त है कि संतुलन बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु के उन्नतोत्तर दर हो
अथवा प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई हो। उपभोक्ता के संतुलन के लिए केवल बजट रेखा का ढाल और उदासीनता वक्र का ढाल ये दोनों ही समान होना पर्याप्त नहीं है, जो कि हमने सेकंड पॉइंट में पढ़ा है, बल्कि उपभोक्ता के स्थायी साम्य के लिए यह भी जरूरी है कि संतुलन बिंदु पर जो उदासीनता वक्र है वो मूल बिंदु के उन्नतोदर हो, या x वस्तु की y वस्तु के लिए जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर है वो यदि घटती भी होनी चाहिए। ये हम एक डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं, जहां पर इस डायग्राम नंबर 4.14 में इस चीज को बहुत ही क्लियर तरीके से दर्शाया गया है। यहाँ पर उदासीनता वक्र बजट रेखा को स्पर्श करती है, वह उस स्पर्श बिंदु पर उन्नतोदर होने की बजाय अवनोतर हो, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं। इस डायग्राम में उदासीनता वक्र जो आईसी है वो बजट रेखा पीएल रेखा को एस बिंदु पर भी स्पर्श कर रही है, ठीक है, लेकिन एस बिंदु पर जो स्पर्श कर रही है वहां पर इसका स्थायी साम्य नहीं हो सकता। वहां पर स्थायी साम्य क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एस बिंदु पर जो उदासीनता वक्र है वो कॉनकेव है, न कि कॉन्वेक्स, जबकि हम कह रहे हैं कि संतुलन बिंदु पर जो उदासीनता वक्र है वो मूल बिंदु के उन्नतोदर होना चाहिए, इसलिए उपभोक्ता एस बिंदु पर साम्य में नहीं हो सकता। अब देखें हम आगे कि बजट रेखा के अन्य बिंदु कौन कौन से हैं। एक तो आर है और एक टी है। यहाँ पर जो उदासीनता वक्र है वो आईसी से अधिक ऊंचे उदासीनता वक्र पर स्थित है, इसलिए उपभोक्ता इन बिंदुओं पर पहुंचकर अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार उपयुक्त सारे डिटेल से ये क्लियर हो जाता है कि उपभोक्ता साम्य अथवा संतुलन के लिए तीनों शर्तों को एक साथ पूरा करना जरूरी है।